हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिन हो गए थे ऑनलाइन लेक्चर डाले हुए, बीच में काफ़ी काम था। तो अब अगेन से हम स्टार्ट करते हैं। जब तक कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं स्टार्ट हो जाती तब तक तो हमें ऐसे ही आपका जो सिलेबस है कंटिन्यू करवाना पड़ेगा। तो मैं जो आपको चैप्टर करवा रही थी वो आपका चैप्टर है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले काफ़ी सारी चीज़ें करवाई थी। उसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में बताया था आपको, मैंने पोलैरीमीटर के बारे में बताया था, देन हाफ शेड पोलैरीमीटर भी करवाया गया। और आपका जो था डाइपोल मूवमेंट का और ग्रुप मूवमेंट का वो मैंने आपको खुद से करने के लिए कुछ टॉपिक आपको दे दिया था। उसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो आता है पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम ये वाला टॉपिक आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपका दोनों प्रेजेंट होता है। तो उसमें क्या होता है आपका, जैसे मान लो मॉलिक्यूल आपका ये है। अब आपको पता है कि ये मॉलिक्यूल के अंदर आपके सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, जैसे कि आपका न्यूक्लियस यहाँ पर है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कोई भी आप ले सकते हैं, आप इसको इस तरीके से कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, इनमें से पॉजिटिव भी होगा, इस तरीके से सारे उसमें एम्बेडेड आपका यहाँ पर होगा। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए कि ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं, आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको हम प्लेस कर देते हैं। ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होगा, मान लो कि ये दो प्लेट्स हैं, इनके ऊपर चार्ज है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो आपके नेगेटिव चार्ज हैं ये वाले, ये क्या करेंगे, सारे के सारे पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये इधर आ जाएंगे। देन आपके पास जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, जो ये वाले आपके पॉजिटिव चार्ज हैं, ये क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्लेट पर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे ड्यू टू अपोजिट अट्रैक्शन ऑफ चार्जेस। तो ये हमारा यहाँ से जो मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि सारे नेगेटिव चार्ज आपके इस तरह से आ जाएंगे और सारे पॉजिटिव चार्ज आपके इस तरह से इस साइड में आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रखी। और जो आपका नॉर्मल न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल आपका क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल था। देन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, दो प्लेट्स पर चार्ज हमने लगाया, तो मॉलिक्यूल ने क्या किया, डाइपोल इंड्यूस कर लिया और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो गए ड्यू टू अपोजिट अट्रैक्शन ऑफ चार्जेस। तो ये जो टर्म है, ये जो यहाँ पर सारा का सारा फिनोमिना हमने अभी किया है, ये क्या है, पोलराइजेशन और डिस्टॉर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि ये जो यहाँ पर इंड्यूस हुआ है ये क्या है, आपका डाइपोल टेम्पोरेरी है। अब टेम्परेरी क्यों है, क्योंकि जब तक यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तब तक मॉलिक्यूल क्या है, आपका यहाँ पर चार्ज्ड रहेगा, सेपरेट चार्जेस में रहेगा, डाइपोल इंड्यूस्ड आपका यहाँ पर रहेगा। तो ये क्या है, एक टेम्परेरी फिनोमिना है आपका। और जो डाइपोल मूवमेंट आपका यहाँ पर है, इसका फॉर्मूला होता है आपका चार्ज इंटू डिस्टेंस, Q इंटू डी। और जो मैग्नीट्यूड होता है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू strength of applied field and nature of molecule। तो ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल। तो इसको हम किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये किसके प्रोपोर्शनल है, आपका एक्स के, मान लीजिए हमने कर दिया है प्रोपोर्शनल। तो अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाकर ये क्या होगा, आपका यहाँ पर मैंने कांस्टेंट लगा दिया है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया, तो इस तरीके से आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा। अब हमने करना है आगे कि आपके जो डाइपोल मूवमेंट होते हैं, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन जो हमने अभी पढ़ी है, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर डाइपोल आपका इंड्यूस किया है।
अब ये इनके टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, देन आता है आपका एटॉमिक पोलराइजेशन, देन द थर्ड वन इज ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट होता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इसमें क्या होता है आपका एक टेम्परेरी हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं और उसमें क्या होता है आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और आपके अपोजिट चार्ज की प्लेट से अटैच हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। देन एटॉमिक पोलराइजेशन क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई होता है एटम का वो डिस्टॉर्ट हो जाता है और नेगेटिव एंड पर जाना स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो वो क्या होगा एटॉमिक पोलराइजेशन। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टॉर्शन होता है और इसमें आपका न्यूक्लियाई का डिस्टॉर्शन होता है एटम के। देन उसके बाद आता है आपका ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। तो ये क्या होता है ओरिएंटेशन वाले में आपका क्या बनता है आपका परमानेंट डायपोल पोजेस करना चाहिए मॉलिक्यूल। ये यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर क्या है टेम्परेरी, दिस इज टेम्परेरी एंड दिस इज परमानेंट डायपोल पोजेस करना चाहिए मॉलिक्यूल को। और फिर उसके बाद क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हम लगाएंगे तो वो अलाइन कर जाएगा मॉलिक्यूल आपका और डायपोल मूवमेंट देगा आपका डायरेक्शन ऑफ फील्ड में। तो ये सारे की इन तीनों की इन टाइप्स की आपकी नोटेशन भी होती है। इसके लिए होती है आपकी PE, इसके लिए PA एंड इसके लिए PO। तो इस तरीके से ये आपके टाइप्स थे इंड्यूस्ड पोलराइजेशन के, जिसमें आप इसको लिख सकते हैं कि टोटल पोलराइजेबिलिटी अगर हम एक पोलर मॉलिक्यूल की निकाल लें जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो उन तीनों की पोलराइजेबिलिटी का सम जो होगा वो किस तरीके से आएगा आपका अल्फा से हम रिप्रेजेंट करते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा E फॉर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, देन अल्फा A फॉर एटॉमिक पोलराइजेशन एंड देन अल्फा O फॉर ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। अब क्या है यहाँ पर अगर जो आपका मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल है तो आप क्या करेंगे इसको क्या करेंगे अल्फा D हमने क्या मान लिया अल्फा E प्लस अल्फा A। तो ये आपका क्या है डिस्टॉर्शन पोलराइजेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है टेम्परेरी आपका पोलराइजेशन इंड्यूस होता है ड्यू टू आपका डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पर ये क्या है अल्फा D जो है वो डिस्टॉर्शन पोलराइजेशन के लिए है, जो किस में होता है अल्फा E में होता है और अल्फा A में होता है। तो जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा D प्लस अल्फा O फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये आपका यहाँ से आ जाता है फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स इफ देर इज नो ओरिएंटेशन पोलराइजेबिलिटी, हैंस जो आपका टोटल पोलराइजेबिलिटी होगा उसमें दो ही टर्म्स आपकी होंगी। अगर कोई भी पोलर मॉलिक्यूल जो है आपका उसमें ओरिएंटेशन पोलराइजेबिलिटी नहीं है आपकी, तो क्या होगा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा E प्लस अल्फा A, सिर्फ इतना का इतना आएगा, यानी अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा अल्फा D के इक्वल आ जाएगा, डिस्टॉर्शन के इक्वल आ जाएगा। ये किसके केस में है आपका, ये है जब आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो पोलर। इन केस अगर आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो नॉन पोलर, तो आपका जो टोटल पोलराइजेबिलिटी है पोलराइजेशन है वो किस तरीके से आएगा P इज इक्वल टू PE प्लस PA प्लस PO फॉर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, फॉर एटॉमिक पोलराइजेशन एंड फॉर ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ये वाला यहीं पर खत्म हो जाता है टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड पोलराइजेशन। देन हमारे पास टॉपिक आता है क्लॉसियस-मोसोटी इक्वेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक डिबाई इक्वेशन आ जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मेन यही दोनों डेरिवेशन है आपकी जो कि मैं आपको अभी करवाऊंगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से इसको करें ताकि ये आपको समझ में आ जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लॉसियस-मोसोटी इक्वेशन। अब यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाऊंगी फटाफट से और आपको उसका रिलेशनशिप समझाऊंगी उसके बीच में, देन इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे क्लॉसियस-मोसोटी इक्वेशन को। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का हम डायग्राम बनाएंगे जिसमें आपका मॉलिक्यूल्स प्लेस्ड कर दिया है हमने दो चार्ज प्लेट्स के बीच में, ठीक है।
तो ये जो चार्ज प्लेट्स हैं इनका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा D, ठीक है, मीडियम, जिसके बीच में आपका ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इनके बीच में कुछ मीडियम होगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। यहाँ पर मैं लिखती जाऊँगी साथ साथ, और अगर आप साथ साथ डिराइव करेंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगी ये चीज़ें। तो अब हमें यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका डिस्टॉर्शन, पोलराइजेबिलिटी, और हमें क्या पता होना चाहिए, जो ये आपके चार्ज्ड प्लेट्स हैं, जो चार्ज्ड प्लेट्स हैं इनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट D, ठीक है। ये हमें दोनों की दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, और जो आपकी क्लॉसियस-मोसर्टी इक्वेशन है वो इन्हीं दोनों की रिलेशनशिप पर आपकी बेस्ड है। ये हमें यहाँ पर क्लॉसियस-मोसर्टी इक्वेशन में आपका डिराइव करना है, डिड्यूस करना है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इन दोनों के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं। ये आपसे पूछे भी जा सकता है, पूछा क्या जा सकता है, आप कमेंट सेक्शन में इसको इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है, कि क्लॉसियस-मोसर्टी इक्वेशन क्या है, देन आप ये भी लिखेंगे कि डिबाय इक्वेशन क्या है। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि P प्लस D आपका क्लॉसियस एंड मोसर्टी इक्वेशन है, ठीक है। देखिए हम यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग कि आपकी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोड्यूस की है दो चार्ज प्लेट से, और ये आपका जो सेटअप है ये किस में है, आपका वैक्यूम में है। आपका जो स्ट्रेंथ है यूनिफॉर्म फील्ड की, मैं लिखती जाऊंगी साथ साथ, जो स्ट्रेंथ फील्ड है इसकी वो क्या है आपकी, स्ट्रेंथ है फील्ड की वो क्या है आपकी E0, और जो आपका नॉन पोलर मीडियम है वो आपका प्लेस्ड है प्लेट्स के बीच में। ये आपका यहाँ पर जो मीडियम है वो क्या है, नॉन पोलर मीडियम है आपका। तो जो फील्ड है स्ट्रेंथ की वो रिड्यूस हो जाएगी कहाँ तक, E तक। तो ये क्या है, ये आपकी रिड्यूस्ड फील्ड है। तो ये दो चीज़ आपको मिल गई है, एक तो है आपकी स्ट्रेंथ फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी E0, और जो आपके जब आपने यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल को प्लेस कर दिया, मीडियम को प्लेस कर दिया, देन आपकी रिड्यूस्ड फील्ड जो है वो क्या है आपकी E। तो जो आपके फील्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस हुई बिकॉज जो आपका डे इंड्यूस्ड हुआ, उसके बाद जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा वो कैसे आएगा, E0 बाय में E आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये तो आप बहुत पहले अपने 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज E0 बाय में E। यहाँ से आपके इक्वेशन डिड्यूस करेंगे, देन आपके पास क्या आ जाएगा, E0 इज इक्वल टू E प्लस 4 पाई I। तो ये जो I यहाँ पर है ये क्या है आपका डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। यहां से ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। ये सारा का सारा आपका 11th क्लास तक का है जो कि आपको पता होना चाहिए। हमें आई का भी पता होना चाहिए, जो डाइलेक्ट्रिक आपका पोलराइजेशन है वो किसके इक्वल होता है, आपका इंड्यूस्ड डायपोल के इक्वल और आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए। टोटल इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो आपकी इक्वेशन नंबर यहाँ से जो हमने फर्स्ट ली थी, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय E। तो हमें क्या मिलेगा वो चीज़ देखते हैं। ये वाली इक्वेशन है आपके फर्स्ट, इसको हमने E से डिवाइड कर देना है। ये आपके पास टर्म आ जाएगी, और ये क्या आपका D होता है, तो D इज इक्वल टू 1 प्लस में 4 पाई I बाय में E। ये आपके इक्वेशन नंबर 2 आ गई।
यहाँ से आपको ये चीज़ पता लग गई। अब आपको इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है इक्वेशन को, और ये यहाँ से क्या आ जाएगी, 4πi इज इक्वल टू d-1 इंटू में e। तो यहाँ से आपके अभी तक ये इक्वेशन चल रही है। अब हमें क्या बताना है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किससे बनी है। आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किससे बनी है, द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज ऑन प्लेट्स ई नॉट। ठीक है, अभी ये सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर भी बताई है। जो ये आपकी चार्ज प्लेट है, यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ से ई नॉट से, और आपका जो माइनस यहाँ से जो आपका 4πi है, ठीक है, ये जो आपका 4πi है ये आपका है चार्ज इंड्यूस्ड ऑफ चार्ज ऑन सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कॉन्टैक्ट विद प्लेट्स। तो ये चार्ज जब जो है आपका जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो जब डाइलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट में आता है प्लेट्स के साथ, तब वो वाला चार्ज कितना होता है, -4πi होता है। और आपका तीसरा किस पे डिपेंड होता है, आपका चार्ज इंड्यूस्ड ऑन सरफेस ऑफ स्फेरिकल कैविटी, आपकी जो कि होगी 4/3πi के इक्वल। तो ये अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया है। नहीं करना है तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए। अब हमने यहाँ से क्या करना है, ये जो अभी मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, ये लिखी हुई हैं, वो डायरेक्ट आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है कि फील्ड स्ट्रेंथ है चार्ज ऑन प्लेट्स पर ई नॉट, और ये 3 फैक्टर आपके। तो जो आपका एक्स टोटल जो होगा वो इन तीनों पर डिपेंड होगा, और ये तीनों की तीनों यहाँ पर आपकी इक्वेशन में आ जाएंगी। तो ये इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर आपकी बन जाएगी। अब यहाँ से ये इक्वेशन मैं डायरेक्ट आपको लिख रही हूँ, बुक में भी आप देख सकते हैं। ये 3 फैक्टर हैं जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी डिपेंड करती है, जिससे आपकी बनी है। तो वो तीनों के तीनों फैक्टर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, और उनको अभी मैंने डिफाइन भी आपको किया है। तो ये क्या है, आपकी इक्वेशन नंबर 3 अभी मैं लेकर चल रही हूँ। तो आपको पता है ई नॉट की वैल्यू आपके यहाँ पर पहले से ही बताई गई है। ई नॉट की वैल्यू क्या है आपकी, ये वाली। तो इसको यहाँ पर बस आप जस्ट पुट कर दो, तो क्या आएगा, e + 4πi प्लस में 4/3πi माइनस 4πi। तो अब हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन आपकी आ गई है इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे कि आपका ये वाला और ये वाला फैक्टर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, e + 4/3πi, ये आपका आ जाएगा। तो अब इतना आने के बाद हमने क्या करना है कि आपका जो हमने यहाँ पर ये जो रीअरेंजमेंट किया था वो अब आप देख लीजिए, वो यहाँ के लिए हमने किया था, तो उसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर नहीं है, तो ये 3 एज इट इज़ रहेगा आपका। तो क्या आएगा, e प्लस ये वाली चीज़ अब यहाँ पर लिख दो, d-1 इंटू में e, और हमारा 3 एज इट इज़ आपका यहाँ पर आएगा। तो ये आपका यहाँ तक अभी तक आपकी बन गई है इक्वेशन x की। मतलब टोटल आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किससे बनी है, उसकी रीअरेंजमेंट अभी हमारी चल रही है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों में आपकी क्या है, e कॉमन है तो उसको बाहर ले लेंगे, 1 प्लस में d-1 बाई में 3, और बाहर आपका e आ जाएगा। और ये इक्वेशन रीअरेंज करके कितना आ जाएगा, d + 2 बाई में 3 इंटू में e। तो अब यहाँ से हमें जो आपकी ये दोनों इक्वेशन है 4 और 5, इसको कंपेयर करेंगे। चलिए करते हैं। ऑन कंपेयरिंग 5 and 4 इक्वेशन, तो आपका क्या आएगा, e + 4/3πi इज इक्वल टू d + 2 में 3, आपके इसके साथ है e। तो अब दोनों को करें कंपेयर, तो आपका क्या होगा, अब इसको देखो, आपका जो e है वो मैं यहाँ पर लेकर चली जाऊँगी, तो इक्वेशन थोड़ी सी रीअरेंज हो जाएगी और कुछ आपको इस तरीके से नज़र आएगी। 2 प्लस में 1 -1, क्योंकि इधर आ गया आपका, तो यहाँ पर -1, इसके नीचे 3, और आपका पूरे पे e कॉमन आ गया आपका। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, d-1 बाई में 3, इसको मैं इधर ले आई हूँ, इसको इधर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका नॉर्मली। तो ये आपका यहाँ पर और 4/3πi,
ये आपकी बन गई इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 दे देती हूँ मैं यहाँ पर। अब हमें पता है कि आपका जो आई होता है वो किसके इक्वल होता है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपके डाइपोल जो इंड्यूस हुआ उसके इक्वल, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं आपके उसके इक्वल होता है। और ये किसके इक्वल है, अल्फा डी एक्स इंटू में एन, ये इसके इक्वल है आपका। तो हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। जो हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली है वो 5 से हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। तो अब इसको पुट करें, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में पुट करना है। तो इसको करते हैं हम पुट। तो आपका क्या आएगा, आई इज इक्वल टू अल्फा डी -2 पाई में 3 ई इंटू में एन, और ये इक्वेशन नंबर मैंने 8 दे दी है। ये ऊपर वाली आपकी इक्वेशन नंबर 7 है। अब हमने क्या करना है, ये जो आई की वैल्यू आई है अब हमने यहाँ पर आपके जो है आपके डाल देनी है, ठीक है। यहाँ डाल लो या यहाँ डाल लो, जहाँ मर्जी डाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका। तो इसको करते हैं पुट, और आपका क्या आ रहा है, इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर रही हूँ अभी फ़िलहाल मैं। तो ये आपका कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। हमने सिर्फ क्या किया है, आई को थोड़ा सा रीअरेंज किया है टर्म्स में, ताकि वो इसमें कट कटाने के टर्म्स में आ जाए। तो उस तरीके से हमने इसको अरेंज किया है। जस्ट ये आपका फिर इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, जो आपका यहाँ से 3 और यहाँ से 3 है, दोनों साइड से आपका क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये भी आपका मल्टीप्लिकेशन में, ये भी मल्टीप्लिकेशन में, 1 3 तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आपकी इक्वेशन में क्या होगा, ये मैं इधर लेकर आ रही हूँ। तो d-1 बाई में d+2 इस तरीके से आ गया आपका, ठीक है। यहाँ से e भी आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आपका क्या आ रहा है, 4/3 पाई n, और आपका डिस्टॉर्शन वाला पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। यहाँ से आपका ये आ गया। अब आपका जो यहाँ पर टर्म ये है, ये आपका किसके इक्वल होता है, n सिग्मा m के इक्वल होता है आपका। ये क्या है आपकी डेंसिटी, सॉरी रो क्या है आपकी, यहाँ पर डेंसिटी है आपकी, और m क्या है आपका, मोलर मास है आपका, और यहाँ पर आपका जो n है वो है एवोगैड्रो नंबर। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये अभी मैंने यहाँ पे कर दिया, तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ थोड़ा सा। d-1 के नीचे यहाँ पर क्या गया आपका, d+2 गया है। ये 3 और यहाँ पर 3 दोनों कॉमन था तो ये कट गया है आपका, और ये e कॉमन था, ये कट गया आपका। तो ये मैंने यहाँ पर ले आई तो ये बन जाएगा आपका। ये जो बचा ये यहाँ पर लिख दिया। देन आपका क्या बताया, ये जो n की वैल्यू है ये क्या है, n रो बाई में m है, ये आपका डेंसिटी है, ये आपका एवोगैड्रो नंबर है, ये आपका मोलर मास है। तो यहाँ से आपको पता लगेगा मोलर मास किसके इक्वल होता है, m/v के इक्वल होता है, और v की वैल्यू क्या होती है, m/रो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ रीअरेंजमेंट किया है। आपके जो ये वाली इक्वेशन है ये क्या है, इक्वेशन नंबर 10 में ले रही हूँ, और इक्वेशन नंबर 9 में इसको लिख रही हूँ। अब आपको क्या करना है, सिर्फ n की वैल्यू और सब्सटीट्यूट करनी है थोड़ी सी। मेरे को पता है इसमें थोड़े से सब्सटीट्यूशन ज़्यादा है, पर हो जाएगा, कोई बात नहीं। इक्वेशन है, लंबी तो होगी, 4/3 पाई n रो m अल्फ़ा d डिस्टॉर्शन वाला। अब हमने इसको इधर लेकर आना है, इसको लेकर आएंगे, m/रो को हम इधर लेकर आ रहे हैं, ये रिवर्स हो जाएगा जब इधर आएगा। 4/3 पाई n अल्फ़ा d, इसको हम क्या बोल सकते हैं, pm या फिर pi भी बोल सकते हैं हम इसको। और m/रो आपका क्या है, वॉल्यूम ही होता है। तो इसको इस तरीके से लिख दो तो थोड़ा सा और रीअरेंजमेंट हो जाएगा आपका, कि जो m/रो होता है वो क्या होता है, v होता है। अभी मैंने यहाँ पर आपका यही चीज़ लिखी थी, तो ये आपका pm या फिर pi हो जाएगा। ये है आपकी क्लॉसियस-मोसोट्टी इक्वेशन, ठीक है। सॉरी S एक ही है, T 2 है, हाँ। तो ये हमने आपको सिखा दिया है, आपको अब एक बार खुद करके देखना है। देखिए अब मैंने इसमें डिबाई इक्वेशन जो आपकी नेक्स्ट वाली है उसको आपको खुद करके देखना है, ठीक है। मैंने आपको कौन सी करवाई है, मैंने आपको क्लॉसियस-मोसोट्टी इक्वेशन करवाई है। उसी की इक्वेशन लेकर आपको
आगे डिबाई वाली इक्वेशन करनी है खुद से। और डिबाई इक्वेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस उसमें आपका टेम्परेचर का फैक्टर भी थोड़ा सा आ जाता है, वो हमने लिया हुआ है और कुछ भी नहीं लिया हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया है, जो यहाँ पर आपका पोलराइजेबिलिटी डिस्टॉर्शन वाला था उसके साथ हमने क्या किया है, बस एक टेम्परेचर की और हमने इसके अंदर आपकी वो ली है, टर्म ली है, और देन थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर दिया है इक्वेशन में, और कुछ भी नहीं किया है। बाकी सारी की सारी इक्वेशन वैसी की वैसी है। तो एक बार इसको आप खुद पढ़कर देखेंगे, ये मेरे कराने वाली कोई इसमें बात है इतनी कोई खास है ही नहीं। बस इसमें क्या बता रखा है कि आपका जो अल्फ़ा है, जो पोलराइजेबिलिटी है, वो डिपेंड करती है म्यू पर और टी पर। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन में ये दो फैक्टर आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, एंड देन इक्वेशन को रीअरेंज किया हुआ है। यही आपकी डिबाई इक्वेशन है और कुछ भी नहीं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है आपकी डिबाई इक्वेशन की। ये आपको खुद से करना है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।